Hello everyone, welcome to class number 85 of the chapter Digital Logic। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में शुरू किया था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी को मेनली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह के कंप्यूटर मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी एंड किस तरह के कंप्यूटर मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक तरह के प्राइमरी मेमोरी के बारे में जिसका नाम है रैम। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज। तो ये रैम मेमोरी क्या है, रैम मेमोरी को हम हमारे डिजिटल सिस्टम में क्यों और कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि हमें पता है रैम एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी हम किस तरह के मेमोरी को बोलते हैं, जिस तरह के मेमोरी में डाटा को डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस कर पाता है, जिस तरह के मेमोरी से डाटा को सीपीयू डायरेक्टली लेके यूज कर पाता है, उस तरह के मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। सो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम से ही क्या लग रहा है, द मेमोरी इन व्हिच वी कैन स्टोर द डाटा, वी कैन एक्सेस द डाटा रैंडमली। जिस तरह के मेमोरी से हमारा सीपीयू रैंडमली डाटा को लेके एक्सेस कर सकता है अपने मर्जी से, उस तरह के प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो नेचर है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्यों है इसका नेचर, मैंने जैसे कि बोला था लास्ट क्लास में, हम उस तरह के मेमोरी के नेचर को वोलाटाइल बोलेंगे जिस तरह के मेमोरी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो उसके पास ना पहुंचने से अगर वो डाटा को भूल जाता है, डाटा को रिमूव कर देता है, उस तरह के मेमोरी के नेचर को हम बोलेंगे वोलाटाइल। ओके, सो वही लिखा है, इट कैन होल्ड द डाटा ओनली ऑन टेम्पररी बेसिस। ये जो रैम है ये टेम्पररी बेसिस में डाटा को स्टोर कर पाता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू होल्ड द डाटा। क्योंकि इस तरह के प्राइमरी मेमोरी को डाटा को परमानेंटली होल्ड करके रखने के लिए कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हमेशा जरूरत पड़ता है। अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो जो भी डाटा वो स्टोर करके रखा होगा सारा डाटा वहां पे क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। तो जबकि ये इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर डिपेंड करता है डाटा को अपने पास परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए, इसीलिए हम इस तरह के मेमोरी के नेचर को बोलते हैं वोलाटाइल इन नेचर। ओके, सो इस तरह के मेमोरी में इलेक्ट्रिकल करंट अगर थोड़ा भी इंटरप्ट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट में अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो इस तरह के मेमोरी में हम जो भी डाटा स्टोर करके रखे होते हैं सारे डाटा तुरंत ही लॉस्ट हो जाता है। सो इस तरह के मेमोरी में हम डाटा को रैंडमली स्टोर कर सकते हैं, रैंडमली यहाँ से डाटा एक्सेस होता है, इसीलिए हम इस तरह के मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल के बोलते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम दो अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के हिसाब से हमने रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। सो किस तरह के रैम को हम स्टैटिक रैम, किस तरह के रैम को हम डायनामिक रैम बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम। रैम का ब्लॉक डायग्राम क्या है, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम जो मतलब रैम जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, रैम का जो चिप है उसमें हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना नंबर ऑफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है 128x8 रैम। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर को, एक मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, द नंबर ऑफ वर्ड इट कैन स्टोर, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ वर्ड वो स्टोर कर सकता है, इनटू द नंबर ऑफ बिट ईच वर्ड कैन टेक, एक वर्ड कितना बिट का मैक्सिमम हो सकता है। ये है टोटल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेमोरी, वही रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मुझे 256 वर्ड्स को स्टोर करना है एंड हर वर्ड 8 बिट का अगर हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 256 इंटू 8। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक 128 इंटू 8 रैम, जहाँ पे मुझे 128 वर्ड मैक्सिमम स्टोर करने की फैसिलिटी मिल सकता है और हर एक वर्ड 8 बिट का मैक्सिमम हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं दो तो चिप सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल। चिप सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल का काम क्या है कि हमारा जो सर्किट है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमारा जो यहाँ पे रैम चिप है वो रैम चिप को हम कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे उसको डिसाइड करता है चिप सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल। ओके, चिप सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल कंट्रोल करता है हमारे रैम चिप को कि वो कब यूज होगा कब यूज नहीं होगा। उसके बाद हम यूज करते हैं और दो तो इनपुट सिग्नल, एक है रीड और एक है राइट। रीड इनपुट सिग्नल हम यूज करते हैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट इनपुट सिग्नल हम यूज करते हैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 128 वर्ड वाला। 128 मीन्स 2 टू द पावर 7, बाइनरी फॉर्म में रहता है, मतलब बेस उसका 2 टू द पावर 7 मीन्स 7 बिट्स को लेके हम क्या कर सकते हैं, 7 बिट्स 0 7 0 से लेके 7 1 तक क्या कर सकते हैं, 128 यूनिक वर्ड और यूनिक बाइनरी नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कितना एड्रेस बिट चाहिए, एड्रेस बिट हमें चाहिए 7। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया 7 एड्रेस बिट टू जनरेट 128 यूनिक नंबर्स फॉर 128 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट 8 बिट डाटा बस का होगा। ओके, तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे डाटा बस क्या करेगा, उस डाटा को एज ए आउटपुट जनरेट करेगा या फिर हमें प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रैम चिप इन आवर डिजिटल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एक टेबल हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जिस वक्त चिप सिलेक्ट 1 एंड चिप सिलेक्ट 2 का वैल्यू 1 एंड 0 है रेस्पेक्टिवली, उस वक्त ही सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, राइट एंड रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी स्टेट में, बाकी सिचुएशन में हमारा जो बस है वो हाई इंपीडेंस स्टेट में होता है। हाई इंपीडेंस स्टेट मतलब एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, कुछ भी इनपुट दे दें वो कुछ भी आउटपुट जनरेट हमें नहीं करेगा, कुछ भी आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। बस उस वक्त ही वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा जिस वक्त चिप सिलेक्ट 1 CS1 का वैल्यू 1 है एंड CS2 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 है, तब जाके वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करेगा रैम चिप में। ओके, सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि चिप सिलेक्ट कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेशन कि हम रैम चिप को यूज करके किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सो एक 128 इंटू 8 रैम चिप जो मेमोरी है उसका कैपेसिटी कितना है, जैसे कि हमने बोला 128 वर्ड वो मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। हर एक वर्ड कितना बीट का हो सकता है, मैक्सिमम 8 बीट का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं 7 बिट एड्रेस को 128 वर्ड्स के लिए यूनिक कोड जनरेट करने के लिए, और एक 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस यूज करते हैं आउटपुट को जनरेट करने के लिए। ओके, सो 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस अलाउ करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आइदर फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू ड्यूरिंग ए रीड ऑपरेशन और फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन। ओके, सो अगर मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो मेमोरी में हमने जो डाटा स्टोर किया है उस डाटा को हम रीड करना चाहते हैं, तो रीड कैसे करेंगे, अगर डाटा को पहले हम सीपीयू के पास भेजेंगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसको एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा, तब जाके उसको हम रीड कर पाएंगे। तो ये जो डाटा बस हम यूज करते हैं रीड ऑपरेशन करते वक्त, ये डाटा बस क्या करता है, रैम से मेमोरी से डाटा को लेके सीपीयू के पास पहुंचाता है। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सीपीयू से डाटा को लेके, मतलब कुछ भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया उस डाटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सीपीयू से डाटा को हम लाके डाटा बस के द्वारा स्टोर करते हैं, किसमें, मेमोरी या फिर रैम में स्टोर करते हैं। ओके, वही लिखा है द 8 बिट बाइडायरेक्शनल डाटा बस अलाउज द ट्रांसफर ऑफ डाटा। 8 बिट डाटा बस हम क्यों यूज करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे हम रैम चिप में डाटा बस को क्यों यूज किए हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा को हम रीड करेंगे, तो मेमोरी से स्टोर किया गया डाटा को सीपीयू के पास भेजने के लिए, या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सीपीयू में हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करते वक्त कुछ डाटा इनपुट करेंगे, कुछ राइट करेंगे। तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सीपीयू में हम प्रोसेस करते वक्त इनपुट किया गया डाटा को मेमोरी में राइट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए हम राइट ऑपरेशन करते वक्त यूज कर सकते हैं 8 बिट बाइडायरेक्शनल डाटा बस को। ओके, सो अगर हम एक रैम चिप में राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन बोथ परफॉर्म कर सकते हैं, तो राइट ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किस तरह के ऑपरेशन कब कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करता है हमारे रैम चिप का दो जो हम यूज किए हैं कंट्रोल इनपुट सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं चिप सिलेक्ट कंट्रोल इनपुट सिग्नल। दो तो है, एक है CS1 एक है CS2। सो दोनों ही इनपुट सिग्नल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एनेबल करते हैं या फिर हमारे चिप को अलाउ करते हैं कि वो अभी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है।
तो ये जो बाई डायरेक्शनल डाटा बस हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे मेमोरी को सीपीयू के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, सीपीयू को मेमोरी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है मेनली यूज करके ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर मतलब जिस तरह के बफर, जिस तरह के लॉजिक गेट के तीन स्टेट्स होते हैं, एक है 0, एक है 1, एक है हाई इंपीडेंस स्टेट। हाई इंपीडेंस स्टेट मतलब जिस स्टेट में हम कुछ भी इनपुट दे दें, अगर आउटपुट कुछ भी जनरेट नहीं होता, उस स्टेट को हम बोलते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट। तो जो हमारा डाटा बस है 8 बिट डाटा बस, उसको डिजाइन किया गया है ट्राई स्टेट बफर को यूज करके, ताकि वो तीन अलग अलग स्टेट्स एज ए आउटपुट जनरेट कर सके। तो वही लिखा है, तो आउटपुट जनरेट बाय ए ट्राई स्टेट बफर, एक ट्राई स्टेट बफर के द्वारा जनरेट किया गया आउटपुट तीन अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक पॉसिबल केस है कि लॉजिकल वैल्यू उसका 1 आए, एक पॉसिबल केस है कि उसका लॉजिकल वैल्यू 0 आए, या फिर एक पॉसिबल केस है कि वो हाई इंपीडेंस स्टेट में रहे, मतलब जिस स्टेट में वो कुछ भी इनपुट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ भी आउटपुट हमें प्रोवाइड ना करे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट्स देख लेते हैं। तो इतना पता चला हाई इंपीडेंस स्टेट क्या है, और ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रैम के बारे में। ओके, द लॉजिक 1 and 0 आर स्टैंडर्ड डिजिटल सिग्नल। जैसे कि हम कुछ भी आउटपुट जनरेट करते हैं तो आउटपुट हमारा नॉर्मली 1 या फिर 0 के फॉर्म में आता है, बट यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर में एक एक्स्ट्रा स्टेट भी जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट, जो कि एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब हम कुछ भी इनपुट उसको दे दें, व्हिच मींस दैट द आउटपुट डज नॉट कैरी ए सिग्नल एंड हैज नो लॉजिक सिग्निफिकेंस। हम उसको कुछ भी इनपुट प्रोवाइड कर दें, वो कुछ भी आउटपुट हमें जनरेट नहीं करता। उस स्टेट या फिर उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट। तो अभी तक इतना हमें पता चला रैम क्या है। रैम का जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है उसको हमने देखा, कितने चिप सिलेक्ट कंट्रोल यूज करते हैं, रीड इनपुट, राइट इनपुट एंड एड्रेस कितने बिट का यूज करते हैं, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 128 वर्ड इनटू ईच वर्ड ऑफ 8 बिट। ओके, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के बारे में रैम का। रैम को दो टाइप में मेनली डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो के ऊपर बेस करके, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को शॉर्ट में हम एस रैम भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिक रैम एक ऐसा प्राइमरी मेमोरी है जिसको कांस्टेंट पावर फ्लो की जरूरत है डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने के लिए। तो स्टैटिक रैम को जबकि कांस्टेंट पावर फ्लो जरूरत है, तो स्टैटिक रैम जबकि ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट यूज करता है, इसीलिए स्टैटिक रैम ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम, एंड स्टैटिक रैम का ऑपरेशन भी फास्टर स्पीड में परफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम को हम मेनली डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, एंड स्टैटिक रैम में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हैं स्टैटिक रैम में। तो अभी आते हैं डायनामिक रैम के बारे में। डायनामिक रैम को हम शॉर्टकट में डी रैम भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, स्टैटिक रैम में हमें कांस्टेंट पावर फ्लो की जरूरत होती है डाटा को होल्ड करके रखने के लिए, बट डायनामिक रैम में हम फ्यू मिली सेकेंड्स के गैप में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करके डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को हमारे मेमोरी में होल्ड करके रख सकते हैं। बट दोनों के बीच डिफरेंस यह है कि स्टैटिक रैम में जबकि हम कांस्टेंट पावर फ्लो प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमें डाटा को होल्ड करके रखने के लिए रिफ्रेशमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट डायनामिक रैम में जबकि हमें फ्यू मिली सेकेंड्स में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे हमें मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है डाटा को परमानेंटली करंटली होल्ड करके रखने के लिए। तो डायनामिक रैम जबकि एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम कम इलेक्ट्रिकल करंट यूज करता है, इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव है और इसका ऑपरेशन जो है वो स्लोअर प्रोसेस में होता है। स्टैटिक रैम को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके, वैसे ही डायनामिक रैम को भी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर्स। स्टैटिक रैम में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसको स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज, बट डायनामिक रैम में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये तो हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी रैम को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। फिर डायनामिक रैम को भी डिवाइड किया गया है और दो पार्ट में, एक है एसिंक्रोनस डायनामिक रैम और एक है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। सो किस तरह के डायनामिक रैम को हम एसिंक्रोनस डायनामिक रैम बोलते हैं वो पहले देखेंगे, फिर हम आएंगे सिंक्रोनस डायनामिक रैम किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। An older type of dynamic RAM used in earlier computers is known as asynchronous dynamic RAM.
जब नया नया कंप्यूटर निकला था, पुराने जमाने के कंप्यूटर्स में हम जो रैम यूज करते थे, उस तरह के रैम को, उस तरह के डायनामिक रैम को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो जिसमें कुछ भी क्लॉक पल्स सिग्नल यूज नहीं होता था हमारे मेमोरी के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हमारा लैच, हमने लैच फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा है, तो लैचेस में कुछ भी क्लॉक पल्स यूज नहीं होते। इनपुट सिग्नल में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो आउटपुट में भी चेंजेस हो जाता है। तो वैसे ही एसिंक्रोनस DRAM में हम कुछ भी क्लॉक पल्स सिग्नल यूज नहीं करते। ओके, हमारे एक्सेस को, मेमोरी एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जिसके वजह से इसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो है, परफॉर्मेंस जो है वो लो होता है, लो क्वालिटी का परफॉर्मेंस होता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ओके, सो नाउअडेज मैन्युफैक्चर ऑफ एसिंक्रोनस डायनामिक रैम इज रिलेटिवली रेयर। बहुत कम, मतलब एसिंक्रोनस डायनामिक रैम का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, क्योंकि आजकल हम चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई मेमोरी मिले जहां पे हम फास्टर स्पीड में डाटा स्टोर कर सकते हैं, फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जबकि हमें सिंक्रोनस डायनामिक रैम एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस डायनामिक रैम ज्यादा फास्टर स्पीड में ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए एसिंक्रोनस डायनामिक रैम का मैन्युफैक्चरिंग जो है दिन बर दिन धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। ओके, so traditional PCs with low speed memory use asynchronous dynamic RAM। एसिंक्रोनस डायनामिक रैम हम जिस तरह के डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं, उसका जो मेमोरी का प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो रहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज नहीं करते हमारे मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम उस वहाँ पे क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करते तो हमारा मेमोरी एक्सेसिंग स्पीड बेटर रहता, ज्यादा बेटर रहता एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस डायनामिक रैम, और जिसके वजह से फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता एक डिजिटल सिस्टम के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि सिंक्रोनस डायनामिक रैम हम किस तरह के डायनामिक रैम को बोलते हैं। तो आजकल के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, आजकल के कंप्यूटर्स में हम जिस तरह के डायनामिक रैम यूज करते हैं, उस तरह के डायनामिक रैम को हम बोलते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैम। और पहले जमाने में जो हम डिजिटल सिस्टम यूज करते थे, वहां पे जिस तरह का डी रैम हम यूज करते थे, उसको हम बोलते थे एसिंक्रोनस डायनामिक रैम। सिंक्रोनस डायनामिक रैम एंड एसिंक्रोनस डायनामिक रैम के बीच डिफरेंस और एक है कि क्लॉक पल्स सिग्नल। हम यहाँ पे कुछ भी क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करते थे एसिंक्रोनस डायनामिक रैम में, हमारे ओवरऑल प्रोसेस को, मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए। बट सिंक्रोनस डायनामिक रैम में हम यूज करते हैं क्लॉक सिग्नल को क्या करने के लिए, हमारे मेमोरी को हम कैसे एक्सेस करें, कब एक्सेस करें, उसको कोऑर्डिनेट या फिर कंट्रोल करने के लिए। It provides high performance as compared to asynchronous dynamic RAM। सिंक्रोनस डायनामिक रैम में जबकि हम क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी एक्सेसिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हम एसिंक्रोनस डायनामिक रैम में यूज नहीं करते थे। इसीलिए सिंक्रोनस डायनामिक रैम ज्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस डायनामिक रैम। ओके, सो जबकि एसिंक्रोनस डायनामिक रैम के कंपैरिजन में सिंक्रोनस डायनामिक रैम ज्यादा बेटर, ज्यादा फास्टर स्पीड में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रोवाइड करता है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए आजकल सिंक्रोनस डायनामिक रैम ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ज्यादा बनाया जा रहा है एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो आजकल के जितने भी मॉडर्न पीसीस हैं, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, वहां पे ज्यादातर हम चाहते हैं कि फास्टर स्पीड वाला मेमोरी हमें मिले, तो इसीलिए हम एसिंक्रोनस डायनामिक रैम की जगह पे आजकल यूज करते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैम। और एसिंक्रोनस डायनामिक रैम का यूज धीरे धीरे आजकल पूरा कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम जगह पे आजकल यूज होता है एसिंक्रोनस डायनामिक रैम। क्योंकि आजकल जबकि मेमोरी का जमाना है, डाटा का जमाना है, तो हम चाहते हैं कि फास्टर स्पीड में डाटा हो, फास्टर स्पीड में डाटा स्टोर हो, फास्टर स्पीड में हम उसको डाटा को एक्सेस कर सकें। इसीलिए हम फास्टर स्पीड ऑफ मेमोरी भी ढूंढते हैं। तो सिंक्रोनस डायनामिक रैम एक फास्टर स्पीड ऑफ मेमोरी है जो कि हमें फास्टर स्पीड में डाटा को मेमोरी में एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो देखा हमारे रैम चिप में, कि रैम चिप में हम यूज करते हैं मेनली 4 इनपुट, 2 चिप सिलेक्ट कंट्रोल इनपुट जो कि कंट्रोल करता है हमारे रैम चिप को कि हमारा रैम चिप कब किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद 2 इनपुट कंट्रोल यूज करते हैं, एक है रैम, एक है रीड और एक है राइट। ओके, तो एक चिप सिलेक्ट या फिर एक रैम चिप हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन तब परफॉर्म करता है जब चिप सिलेक्ट 1 का वैल्यू 1 हो एंड चिप सिलेक्ट 2 का वैल्यू 0 हो। ओके, तब जाके वो रीड या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अदर टाइम में वो रीड राइट कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, हाई इंपीडेंस स्टेट में रहता है।
तो ये जो फंक्शनल टेबल हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे रैम चिप का, तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन ये मिला कि हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है हमारे रैम चिप में कब, जब CS1 चिप सिलेक्ट 1 का वैल्यू 1 हो एंड चिप सिलेक्ट 2 का वैल्यू 0 हो। ओके, तो चिप सिलेक्ट 2 का वैल्यू के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉम्प्लीमेंट बार होता है। कॉम्प्लीमेंट बार मतलब अगर उसको हम वैल्यू देंगे 0 तो वो हमें दिखाएगा कितना, वो हमें ऐसे आउटपुट दिखाएगा 1। ओके, इसीलिए उसके ऊपर है बार। और इसीलिए CS1 का वैल्यू अगर 1 लेते हैं एंड CS2 का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तब जाके वो हमारा जो रैम चिप है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके डाटा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वही लिखा है, द बार ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड सिलेक्ट वेरिएबल, सेकंड जो चिप सिलेक्ट कंट्रोल इनपुट है उसके ऊपर बार देने का मतलब ये है कि हम हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो एनेबल कब होता है, अगर हम उसको 0 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। अगर उसको हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, 1। इसीलिए हम वहां पे 0 प्रोवाइड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि रैम क्या है, रैम के डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। फिर हमने ये देखा कि डायनामिक रैम भी दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। उसके साथ साथ हमने रैम का जो ब्लॉक डायग्राम है या फिर रैम चिप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हमने देखा कि हम कितना इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कैसे आउटपुट जनरेट होता है, क्या क्या सिग्नल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।